नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैजुअलिटी और इसको लिखा है सीमिस हेनी ने। लेकिन पोयम पर डायरेक्ट जंप करने से पहले हमें इस किताब के माहौल को समझना होगा जहां से ये मास्टरपीस निकला है। हम बात कर रहे हैं 1979 में पब्लिश हुई एक बहुत ही फेमस पोएट्री कलेक्शन की जिसका नाम है फील्ड वर्क। देखिए इस किताब का आना इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इससे पहले 1975 में एक कलेक्शन आई थी जिसका नाम था नॉर्थ। वो किताब थोड़ी सी हैवी थी। उसमें नदर्न आइलैंड की हिस्ट्री और वहां की मिट्टी की गहराई को एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन फील्ड वर्क एक अलग एहसास लेकर आती है। ये वो वक्त था जब नॉर्दर्न आइलैंड में द ट्रबल्स का दौर चल रहा था। चारों तरफ पॉलिटिकल वायलेंस और तनाव था। ऐसे माहौल में ये किताब एक पर्सनल शिफ्ट को दिखाती है। इस कलेक्शन के पीछे की कहानी ये है कि जो हमारे पोएट है वो एक अर्बन साइड बेलफास्ट के वायलेंट माहौल को छोड़कर ग्लेनमोर एक रूरल साइड पर आ गए थे। तो फील्ड वर्क बेसिकली उन 4 सालों का रिकॉर्ड है जो उन्होंने रूरल एरिया में बिताए। इस किताब का जो टाइटल है ना वो अपने आप में एक बहुत ही स्मार्ट पन है। एक तरफ इसका मतलब है खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर लेबर यानी कि फील्ड वर्क, और दूसरी तरफ इसका मतलब है किसी चीज की डीप इन्वेस्टिगेशन करना, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। इस किताब में हमें एक स्पीकिंग वॉइस मिलती है, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में नरेशन कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपको एक चीज बता रहा हूँ, वैसा आपको फील आएगा जब आप इन पोएम्स को पढ़ोगे। ये सीमिस की पहले की पोएम्स की तरह ज्यादा मिथिक या फिर डेंस नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी मेजर्ड और इलेगेंट है। इसमें आपको पब्लिक कमिटमेंट्स यानी समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज और पर्सनल फ्रीडम यानी आपकी आजादी के बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रगल दिखाई देगा। असल में ये पूरी किताब एक कोशिश है उन वाउंड्स को भरने की जो हिस्ट्री ने लोगों पर छोड़े हैं। ये ट्रस्ट और गिल्ट के बीच एक लड़ाई है जो हमें इस पोयम में बहुत ही गहराई से देखने को मिलेगी। दोस्तों इस पोयम का नाम है कैजुअलिटी और ये 1972 के एक ऐसे जख्म से जुड़ी हुई है जिसने नॉर्थर्न आयरलैंड की हिस्ट्री बदल दी थी। हम बात कर रहे हैं ब्लडी संडे की। 30 जनवरी 1972 को डेरी के बॉक्साइड एरिया में ब्रिटिश आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट ने 13 अनआर्म्ड सिविल राइट प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी थी। ये पूरे आयरलैंड के लिए एक नेशनल ट्रॉमा का वक्त था। हर जगह गुस्सा और दुख था। उस वक्त की कैथोलिक कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट के तौर पर एक 3 दिन का कर्फ्यू और स्ट्राइक डिक्लेयर किया था। यानी आईआरए का ये ऑर्डर था कि कोई काम नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये उनका एक ट्राइबल मैसेज था यूनिटी दिखाने का। लेकिन इस पोयम का जो रियल लाइफ प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है लुइस ओनील। लुइस कोई नेता या रेबेल नहीं था। वो एक सिंपल फिशरमैन था जो लो ने के किनारे एक गांव में रहता था। लुइस की हर एक कॉमन मैन की तरह एक सिंपल सी हैबिट थी। उसे हर रात पब जाकर ड्रिंक करना पसंद था, मतलब शराब पीना पसंद था। उसके लिए ये हैबिट उसकी पॉलिटिकल लॉयलिटी से बड़ी थी। 3 फरवरी 1972 की रात लुइस ने कर्फ्यू को इग्नोर किया और एक पब गया जिसका नाम था इंपीरियल बार। वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो वहीं मारा गया। उस वक्त के स्केटेरियन वायलेंस में वो एक कैजुअलिटी बन गया। अब वहां से शुरू होता है इस पोयम का मॉरल स्ट्रगल। एक तरफ वो ट्राइब थी जो कह रही थी कि कर्फ्यू के वक्त बाहर जाना गद्दारी के समान है, और दूसरी तरफ ये इंडिविजुअल था जो बस अपनी नेचुरल हैबिट को फॉलो कर रहा था, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा था। इसलिए पोयम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, हाउ कल्पेबल वॉज ही, यानी क्या वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था। इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपको पोयम पढ़ते वक्त काफी हेल्प करने वाला है। चलिए जब हमने कंटेक्स्ट को समझ लिया है तो अब हम इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दोस्तों ये पोयम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सैम सैनी ने इस पोयम को ट्रिप्टेक में लिखा है, यानी इसके 3 बड़े पार्ट्स हैं जो हमें अलग अलग इमोशंस और सीन्स में ले जाते हैं। दोस्तों पार्ट 1 हमें उस फिशरमैन से मिलवाता है। ये एक पर्सनल पोर्ट्रेट की तरह है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, ही वुड ड्रिंक बाय हिमसेल्फ। वो हमेशा अकेला पीता था, खुद से पीता था, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। एंड रेज अ विदर्ड थंब टुवर्ड्स द हाई शेल्फ। उसका अंगूठा मैनुअल लेवर की वजह से विदर्ड यानी कि सख्त हो चुका था। बिना बोले वो बस शेल्फ की तरफ इशारा करता था। कॉलिंग अनदर रम एंड ब्लैक करंट विदाउट हैविंग टू रेज हिज वॉइस। ये उसका फेवरेट ड्रिंक था। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बारमैन के साथ उसका एक साइलेंट बॉन्ड था।
ये रेगुलैरिटी दिखाता है, उस बार में रेगुलरली विजिट करता था, तभी बारमैन उसको इतने अच्छे से जान पा रहा था। और ऑर्डर अ क्विक स्टाउट बाय अ लिफ्टिंग ऑफ द आइस एंड डिस्क्रीट डम्ब शो ऑफ पुलिंग ऑफ द टॉप। वो स्टाउट यानी कि बियर भी बस आंखों के इशारे और एक डिस्क्रीट डम्ब शो यानी बिना बोले बोतल खोलने की एक्टिंग करने से मंगवा लेता था। एट क्लोजिंग टाइम वुड गो इन वार्डर्स एंड पीक्ड कैप इनटू द शावरी डार्क। जब बार बंद हो जाता था, वो अपने मछुआरे वाले बूट्स और टोपी पहनकर बारिश वाली रात में निकल जाता था। अ डोल केप्ट ब्रेड विनर बट अ नेचुरल फॉर वर्क। वो गवर्नमेंट की मदद यानी डोल पर था, लेकिन काम के लिए वो एक नेचुरल था, यानी मेहनत उसके खून में थी। आई लव्ड हिज होल मैनर, श्योर फुटेड बट टू स्लाई, हिज डेडपैन सिडलिंग टैक्ट। पोएट कहते हैं कि वो उसे पसंद करते थे। वो बहुत श्योर फुटेड यानी कॉन्फिडेंट था, पर लेकिन थोड़ा सा स्लाई यानी चतुर भी था। उसका एक डेड पेन यानी सीरियस रहने का अलग ही टैक्ट था, एक अलग ही तरीका था। हिज फिशरमैन्स क्विक आई एंड टर्न्ड ऑब्जर्वेंट बैक। उसकी मछुआरे वाली तेज आंखें थी। सबसे इंटरेस्टिंग इमेज ये है, टर्न्ड ऑब्जर्वेंट बैक, यानी वो सबकी तरफ पीट करके बैठता था, लेकिन उसे सब पता होता था कि पीछे क्या चल रहा है। शिफ्ट करते हैं उन दोनों की दोस्ती पर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू हिम माई अदर लाइफ। पोएट की पढ़ाई लिखाई और पोएट्री वाली लाइफ उस फिशरमैन के लिए बिल्कुल समझ से बाहर थी। समटाइम्स ऑन द हाई स्टूल, टू बिजी विद हिज नाइफ एट अ टबैको प्लग एंड नॉट मीटिंग माई आई। पब में बैठकर जब वो अपने टबैको काट रहा होता था, वो पोएट से नजरें नहीं मिलाता था। इन द पॉज आफ्टर अ स्लग ही मेंशन्ड पोएट्री। एक बड़ा घूंट यानी कि स्लग भरने के बाद वो अचानक पोएट्री का जिक्र छेड़ देता था। वी वुड बी ऑन आवर ओन एंड ऑलवेज पॉलिटिक एंड शाई ऑफ कंडेंसेशन। पोएट कहते हैं कि मैं हमेशा पॉलिटिक यानी समझदारी से काम लेता था, ताकि मैं उसे कंडेंसेशन यानी कि नीचा ना दिखाने लगूं। I would manage by some trick to switch the talk to eels or lords of the horse and cart or the professionals. हैनी बात पलट देते थे। वो मछलियों, पुरानी कहानियों या फिर डेंजरस प्रोफेशनल्स यानी कि आईआरए के रेबल्स के बारे में बात करते थे। अब आती है वो डार्क ट्रेजेडी। बट माई टेंटेटिव आर्ट हिज टर्न बैक वॉचेस टू। पोएट को लगता है कि उनकी टेंटेटिव आर्ट यानी कि हिचकिचाती हुई पोएट्री को आज भी वो फिशरमैन अपनी पीठ पीछे देख रहा है, सुन रहा है। He was blown to bits out drinking in a curfew others obeyed. वो बॉम्ब से उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उस कर्फ्यू में बाहर गया था जिसे बाकी सब फॉलो कर रहे थे। 3 nights after they shot dead the 13 men in Derry. ब्लडी संडे के 3 दिन बाद जब डेरी के 13 लोग मारे गए थे, उसके गांव में पूरी कम्युनिटी घर के अंदर थी, पर लेकिन वो नहीं था। पैरास 13 द वॉल सेड, बॉक्साइड नील। दीवारों पर ग्राफिटी थी। पैराज यानी कि ब्रिटिश पैरा ट्रूपर्स का स्कोर 13 है और बॉक्साइड यानी विक्टिम्स का स्कोर 0। ये एक हार्टलेस सॉकर मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की बात की जा रही है। दैट वेडनेसडे एवरीवन हेल्ड हिज ब्रेथ एंड ट्रेम्बल्ड। उस दिन पूरा शहर डर से कांप रहा था। दोस्तों, पार्ट 2 यहाँ पर शुरू होता है उन 13 लोगों की मास फ्यूनरल से। इट वॉज अ डे ऑफ कोल्ड रॉ साइलेंस, विंड ब्लोन, सरप्राइज एंड सूटन। मौसम बहुत ठंडा और खामोश था। एकदम कोल्डनेस सी थी वेदर के अंदर, सब कुछ रुक सा गया था। सरप्राइज और सूटन यानी कि प्रीस्ट के कपड़े हवा में उड़ रहे थे। देखो, आप एक इमेज जनरेट कर पाओगे अपने दिमाग के अंदर। रेन्ड ऑन फ्लावर लेडन कॉफिन आफ्टर कॉफिन सीम टू फ्लोट फ्रॉम द डोर। बारिश में भीगे हुए फूलों से लदे हुए एक के बाद एक कॉफिन चर्च के बाहर दरवाजे से निकाले जा रहे थे, लाइक ब्लॉसम्स ऑन स्लो वाटर। वो कॉफिन ऐसे लग रहे थे जैसे पानी पर फूल बह रहे हो। आप सोचो, एक के बाद एक डिब्बा जैसी चीज निकाली जा रही है, कॉफिन्स निकाले जा रहे हैं, और वो पूरी तरीके से फूल से ढके हुए हैं, तो वो एक स्ट्रीम की तरह लगेंगे। द कॉमन फ्यूनरल unrolled its swaddling band, lamping tightening, till we were braced and bound like brothers in a ring. ये सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्वाडलिंग बैंड वो कपड़ा होता है जो बच्चे को लपेटा जाता है। यहाँ ये कम्युनल गम सबको एक साथ बांध रहा था, जैसे सब ब्रदर्स हों। लेकिन ये बंधन टाइटन हो रहा था, यानी ये लोगों को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा था। ये प्रोटेक्शन तो दे रहा था उनको, ये उनकी यूनिटी भले ही दिखा रहा था, पर लेकिन ये उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा था, उनकी आजादी भी उनसे छीन रहा था। लेकिन हमारा फिशरमैन वो अलग था। बट ही वुड नॉट बी हेल्ड एट होम बाय हिज ओन क्राउड। वो अपने ही क्राउड यानी अपनी ही ट्राइब की बात ही नहीं माना। वट एवर थ्रेट्स वर फोन, वट एवर ब्लैक फ्लैग्स वेव्ड, चाहे उसे फोन पर धमकियां मिली हो या फिर गम के काले झंडे दिखाए गए हो, उसे कोई परवाह नहीं थी।
आई सी हिम एज ही टर्न्ड इन दैट बॉम्ब ऑफेंडिंग प्लेस। पोएट इमेजिन करते हैं उसे उस पब में जो ऑफेंडिंग था, क्योंकि वो स्ट्राइक के दौर में भी खुला हुआ था। रिमोर्स फ्यूज्ड विद टेरर इन हिज स्टिल नोएबल फेस, हिज कॉर्नर्ड आउटफिट स्टेयर ब्लाइंडिंग इन द फ्लैश। बॉम्ब फटने के उस आखिरी पल में उसके चेहरे पर रिमोर्स यानी कि पछतावा और डर एक साथ दिख रहा था। वो कॉर्नर्ड यानी फंस गया था। एक तरीके से वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। हेनी अब उसकी मौत को दिखाते हैं, उसकी मौत को डिस्क्राइब करते हैं और एनालाइज करते हैं। He had gone miles away, for he drank like a fish nightly naturally. वो अपनी ही दुनिया में रहता था। उसका पीना एक नेचुरल प्रोसेस था, जैसे मछली पानी में रहती है। Swimming towards the lure of warm lit up places. वो पब की रोशनी की तरफ ऐसे खिंचा चला गया जैसे कोई मछली ल्योर यानी कि चारे की तरफ जाती है। The blurred mesh and murmur drifting among glasses in the gregarious smoke. पब का वो माहौल, लोगों की बातें और धुआं, ये सब उसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट था उसका। हाउ कल्पेबल वाज ही द लास्ट नाइट व्हेन ही ब्रोक आउट ट्राइब्स कॉम्प्लिसिटी। ये पोयम का सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो कल्पेबल यानी कि गुनेगार था? उसने अपनी ट्राइब की कॉम्प्लिसिटी यानी उनकी कलेक्टिव एग्रीमेंट को तोड़ा था। तो क्या वो कल्पेबल था? नाउ यू आर सपोज टू बी एन एजुकेटेड मैन, आई हेयर हिम से, पजल मी द राइट आंसर टू दैट वन। पोएट को लगता है कि लुइस की सोल उससे पूछ रही है कि तुम तो एजुकेटेड मैन हो यार, तुम ही बताओ इस पजल का सही जवाब क्या होगा। फाइनल पार्ट में हम एक खूबसूरत मेमोरी में जाते हैं। आई मिस्ड हिज फ्यूनरल। हेनी उसके फ्यूनरल में नहीं गए थे, शायद इसलिए क्योंकि वो उस ट्राइबल मॉर्निंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दोज क्वाइट वॉकर्स एंड साइडवेज टॉकर्स शोलिंग आउट हिज लेन। वो मॉर्नर्स को इमेजिन करते हैं कि जो दबे पांव चल रहे हैं। हेनी ने यहाँ शोलिंग वर्ड का यूज किया है जो मछलियों के ग्रुप के लिए यूज होता है। टू द रेस्पेक्टेबल पॉरिंग ऑफ द हर्स, हर्स यानी कि जनाजे वाली गाड़ी की सॉफ्ट आवाज, विद द हैबिचुअल स्लो कॉन्सोलेशन ऑफ डॉडलिंग इंजन। वो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, जैसे गम अब उस गांव के लिए एक हैबिट बन चुका हो। अब सीन शिफ्ट होता है पानी पर। दैट मॉर्निंग आई वॉज टेकन इन हिज बोट, द स्क्रू पर्लिंग टर्निंग। पोएट को वो सुबह याद आती है जब वो लुइस की बोट में गए थे। इंजन का प्रोपेलर यानी कि द स्क्रू पानी में घूम रहा था। इंडोलेंट Fathoms White, I tasted freedom with him. गहरी सफेद लहरों के बीच पोएट ने उस फिशरमैन के साथ असली फ्रीडम, असली आजादी का स्वाद चखा था। टू गेट आउट अर्ली, हॉल स्टेडीली ऑफ द बॉटम। सुबह जल्दी निकलना और मेहनत से नेट को हॉल करना। डिस्प्रेस द कैच एंड स्माइल एज यू फाइंड अ रिदम। अपनी ही पकड़ी हुई मछली की बुराई करना, जो कि ज्यादातर मछुआरों की आदत होती है, और इस काम में एक रिदम में खो जाना। वर्किंग यू स्लो माइल बाय माइल इनटू योर प्रॉपर हॉन्ट समवेयर वेल आउट बियॉन्ड। वो काम आपको अपने प्रॉपर हॉन्ट यानी सही ठिकाने पर ले जाता है, जो इस दुनिया की पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर है। डॉन स्निफनिंग रेवेनेंट प्लॉडर थ्रू द मिडनाइट रेन, क्वेश्चन मी अगेन। आखिरी लाइन में पोएट लुइस के भूत यानी रेवेनेंट को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे वापस से सवाल पूछो, मुझे चैलेंज करो, ताकि मैं हमेशा सच की तलाश करता रहूं, चाहे मेरे को सच मिले या ना मिले। तो दोस्तों ये था हमारा लाइन बाय लाइन एनालिसिस। यहाँ पर पार्ट 3 भी खत्म हो जाता है एक बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे ये पोयम एक कन्वर्सेशनल टोन में आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक सीन बाय सीन इमेज क्रिएट करती है, जो कि एक मूवी की तरह चलता है। बट लेकिन कोई भी पोयम महान होती है उसके डीप सोशियोलॉजिकल थीम्स की वजह से, और यही आपको अपने एग्जाम्स में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाते हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को। दोस्तों इस पोयम का सबसे बड़ा थीम है इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस ट्राइबल कॉम्प्लिसिटी के बीच का कन्फ्लिक्ट। लुइस और नील एक लोनर था, एक इंट्रोवर्ट था। उसने अपनी कम्युनिटी यानी ट्राइब के बनाए हुए रूल्स को ही तोड़ दिया, यानी कर्फ्यू को तोड़ दिया। हेनी यहाँ एक बहुत पावरफुल मेटाफर यूज करते हैं, स्वाडलिंग बैंड। जैसे एक बच्चे को कपड़े में लपेटा जाता है, वैसे ही कम्युनिटी का गम और उनकी यूनिटी लोगों को बांध लेती है। ये बंधन प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन टाइटनिंग वर्ड से हेनी दिखाते हैं कि ये आजादी भी छीन लेता है। लुइस ने उस रिंग ऑफ ब्रदर्स को तोड़ा और इसी वजह से वो एक कैजुअलिटी बन गया। पोयम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं लुइस का। पहले लुइस एक सिंपल इंसान है, एक फिशरमैन है। फिर हेनी उसे एक मछली यानी फिश से कंपेयर करते हैं जो वार्म लिट अप प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। अंत में वो एक रेवेनेंट यानी कि भूत बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है कि कैसे वायलेंस एक जीते जागते इंसान को सिर्फ एक आंकड़े या फिर एक याद, एक मेमोरी में बदल देती है।
हेनी खुद को एक एजुकेटेड मैन के तौर पर पेश करते हैं इस पोयम के अंदर। वो गिल्ट महसूस करते हैं क्योंकि वो बेलफास्ट छोड़कर चले गए थे। उन्हें लगता है कि शायद वो भी ट्राइब से कट गए हैं। उनका आर्ट टेंटेटिव है, यानी वो हिचकिचाते हैं। जब लुइस का भूत उनसे सवाल करता है तो ये दर्शाता है कि पोएट के पास भी कई बार गंभीर ट्रेजेडीज का राइट आंसर नहीं होता। इंटेलेक्चुअल्स के पास भी कोई राइट आंसर नहीं होता। पोयम के आखिरी पार्ट में हम देखते हैं कि असली आजादी पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि अपने क्राफ्ट यानी अपने काम में होती है। फिशिंग और पोएट्री यानी कि राइटिंग दोनों एक जैसे हैं। दोनों में रिदम ढूंढनी पड़ती है। लुइस को अपनी बोट पर आजादी मिलती थी और हेनी को अपनी पोएट्री में। ये उनका प्रॉपर हॉन्ट है जो उन्हें दुनिया से काफी दूर ले जाता है, दुनिया की पॉलिटिक्स से, उसके दंगों से काफी दूर ले जाता है। तो दोस्तों, कैजुअलिटी सिर्फ एक दोस्त की मौत पर लिखी एलिगी या फिर कोई शोक गीत नहीं है। इसको ऐसा समझिएगा भी मत। ये एक गहरा सवाल है हम सबके लिए। ये पोयम हमें बताती है कि जब एक कम्युनिटी अस वर्सेस देम की लड़ाई में लग जाती है तो हमेशा एक मासूम इंडिविजुअली पिस जाता है उसके बीच। सेम एस हेनी ने लुइस को एक हीरो नहीं बनाया, बल्कि उसे एक इंसान ही रहने दिया, जो थोड़ा स्लाय था, थोड़ा जिद्दी था, लेकिन पूरी तरीके से आजाद था। आखिर में जब हिनी कहते हैं क्वेश्चन मी अगेन, तो वो हमसे कह रहे हैं कि कभी भी आसान जवाबों से सेटिस्फाइड मत होइए। हिस्ट्री हमेशा सवाल पूछती रहेगी और एक एजुकेटेड मैन का काम है उन सवालों का सामना करना, भले ही कभी जवाब ना मिले। उम्मीद है आपको सीमिस हैनी की इमोशनल जर्नी का हर एक मोड़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।